तो ऐसा हुआ कि इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। एक आपका बैग है, ठीक है, बैग के अंदर आपको पता है कि बैग का टोटल वजन है 10 किलोग्राम, ठीक है, बैग का वजन टोटल है 10 केजी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास ना 3 बुक्स हैं, हर एक बुक का वजन, चलो मैं 3 की बजाय 2 लगा दूं, हर एक बुक का वजन 2-2 किलो है, ठीक है, या 3-3 किलो लगा लो, चलो 3-3 किलो है। एक बुक का वजन 3 किलो, दूसरी का वजन 3 किलो, कितना हो गया 6। अब आप कह रहे हो कि ये टोटल का वजन कितना है 10 किलो, लेकिन इसके अंदर जो 2 बुक्स हैं उसका वजन है 3-3 किलो, ये तो 6 किलो बनते हैं। तो फिर मैं तो ये सोचूंगा ना कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद है जिसका वजन 3 किलो या 4 किलो मजीद है। हालांकि मैंने कभी उसको नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि इसके अंदर कोई और बुक है, मैंने बैग को कभी ओपन करके भी नहीं देखा। मैंने ये अंदाजा लगा लिया ना कि चूंकि ये जो मास है वो इस तरह से बन रहा है कि अब वो 4 किलो कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो मैंने ये अंदाजा लगा के कह दिया कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी मौजूद है जो कि 3 या 4 किलो की है। तो ये जो सेम अंदाजा है ये साइंटिस्ट ने लगाया, जब उसने एटम का मास देखा तो उसने कहा एटम का मास तो ज्यादा है, जबकि अगर हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास लगाएं तो वो पूरे एटम की निस्बत कम है। चूंकि वो मास बाकी पूरे एटम की निस्बत कम है, इसलिए एटम के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल तो मौजूद होना चाहिए। ये हमें एक पॉइंट मिल गया, वो मास की वजह से मिला ना कि कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए लाजमी। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब ये सोचना है कि अब एटम के अंदर जो 2 पार्टिकल थे, पहले एक अंदर तो था प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और दूसरा उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब ये बात तो कंफर्म होगी कि हाँ उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल जरूर मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो उसका भी उसने अंदाजा लगाया कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होता तो फिर एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज आ जाना था, लेकिन एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन के बराबर होगी, वो तो न्यूट्रल हो गया। अगर उसके अलावा कोई तीसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज, अगर उसके ऊपर नेगेटिव होता तो पूरे एटम पर नेगेटिव चार्ज हो जाता, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव होता तो पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता। तो हमें यहाँ पर 2 बड़ी बातें पता चल गई, एक ये कि एटम के अंदर वाकयातन कोई और पार्टिकल तो मौजूद है, ठीक है, ये तीसरे वाले, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही डिस्कवर किए थे। और दूसरी चीज के वो जो पार्टिकल अंदर मौजूद है ना उनके अंदर उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। अच्छा, यही वजह है कि ये जो पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, ये सबसे एंड में डिस्कवर हुए। मतलब जो चीज कुछ कर ही नहीं रही, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। देखिए ना, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है उसने सुकून से बैठे रहना है उस वक्त तक, खासतौर पर उस वक्त तक तो बैठे रहना है जब वो एटम के अंदर स्टेबल हालत में है। तो जो चीज सुकून से बैठी है उसकी वो तवज्जो में नहीं आती, इसी वजह से इसकी डिस्कवरी क्या की, लेट की गई। तो इसको डिस्कवर किसने किया? चैडविक। ये साइंटिस्ट था, इसने गालबन 1936 में, ऐसे ही है 1932 में इसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसने इसको कब डिस्कवर किया? उसने उसको तब डिस्कवर किया जब उसने ना अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का आपने पढ़ा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और यहाँ पर बेरिलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर उसने क्या डाला? अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। बौछार करने से मुराद है बम्बार्टमेंट करना। बम्बार्टमेंट करने से मुराद है ऐसे दे के मारना, मतलब बड़े ही प्रेशर के साथ जब आप रेज इलेक्ट्रिक वो ये जो अल्फा पार्टिकल लिए थे ना वो गालबन उसे हीलियम के न्यूक्लियाई थे, बिल्कुल ये हीलियम के न्यूक्लियाई थे। जब उसने ये वाला रिएक्शन किया, बेरिलियम के साथ He को डाला, ये बेरिलियम वो है जो कि उसने इस फॉर्म में ले लिया, सॉलिड फॉर्म में। देन उसके ऊपर ये हीलियम जो है उसकी ऐसे उसके ऊपर बौछार की, मतलब ऐसे सीधी लाइन में उसके ऊपर मारे, ठीक है। वो कैसे मारे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब उसने मारे तो इसके सिलसिले में जो चीज पैदा हुई वो तो एक नई चीज बन गई, लेकिन उसके साथ साथ ये नए न्यूट्रॉन बने, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान ना कार्बन तो बन गया क्योंकि इसका 4 है और इसका 2 है। ये क्या लिख रहे हैं हम? एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 2 है ना, हम इनको प्लस कर रहे हैं ना, तो ये तो 6 हो गया। तो जिसका 6 होता है हम उसे कार्बन ही कहते हैं ना, सिर्फ कार्बन ही है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और किसी का 6 नहीं, तो ये 6 हो गया। लेकिन इसके साथ में देखिए, इसके साथ न्यूट्रॉन भी है
ऊपर इसका मास नंबर भी लिखा हुआ है। अब दोनों के केस में देखें, बेरिलियम का जो मास नंबर है वो कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। देन हम हीलियम का देखें तो 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इन दोनों का प्लस कर दिया, 4 एंड ये 6 हो गए, लेकिन इसका भी तो मास नंबर लिखना है। कार्बन का मास नंबर तो 12 होता है, ये तो हमें पता है, जो सिंपल हालत में आइसोटोप ना हो तो इसका 12 है। तो ये 4 और ये तो 13 बनते हैं, मतलब एक क्या है, एक्स्ट्रा है। एक क्या है, एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा है वो एक न्यूट्रॉन है। ठीक हो गया, वो जो एक्स्ट्रा चीज है वो न्यूट्रॉन है। तो ये इस तरह से इस चीज को उसने डिस्कवर किया। यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ये किसने की, चैडविक ने। अब चूंकि उसने अब डिस्कवरी कर ली, फिर उसने उसको तजुर्बात के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, जो उसने मुशाहिदात किए, उसकी बुनियाद पर उसने उसकी भी क्वालिटीज बताई। जैसे कि हमने कैथोड रेज की क्वालिटीज पढ़ी, हमने कैनल रेज की पढ़ी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की पढ़ ली। अब यहाँ पर हम इनकी भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी यहाँ चंद सी। और उसी तरह है जो उसने पहले अंदाजा लगाया था ना, जो उसने पहले अंदाजा लगाया था किसने, रदरफोर्ड ने, उसी के मुताबिक था। पहला, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देखिए नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट, ये जो मादे के अंदर ना, मैटर के अंदर बहुत अंदर तक जाते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। न्यूट्रॉन जो है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव पार्टिकल्स हैं, ये मादे के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक हो गया। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट वो ये है, अभी जब रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया था ना, देखे तीनों मुशाहिदात उस रदरफोर्ड के मुताबिक आए। रदरफोर्ड ने ये कहा था ना कि इसका साइज जो है, अगर ये जो बैग की मैंने आपको मिसाल दी थी, मैं बैग को उठाता हूँ, उसके अंदर 4 किलो वजन कम था ना, इसलिए मैंने उसको महसूस कर लिया। अगर वो कोई आधा किलो कम होता तो मुझे फर्क, और आधा किलो की बुक भी होती तो मुझे फर्क नहीं पड़ना था। ये तो कुछ नहीं है 10 किलो के मुकाबले। तो इसने ये बात बताई, जब हमने मुशाहिदा किया तो हमें ये पता चला कि ये जो पार्टिकल है ना न्यूट्रॉन, इसका जो मास है ना वो तकरीबन बिल्कुल बराबर है किसके, प्रोटॉन के। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने पढ़ा था कि वो बहुत कम है, 1840 गुना कम है, लेकिन इसका मास जो है ना, किसका, न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल तकरीबन बराबर है किसके, प्रोटॉन के। ठीक हो गया। यार ये था हमारा टॉपिक किसके रिलेटेड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के रिलेटेड। तीनों देखें जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक ही जैसे टॉपिक है। अगर आपको एक तरह का एक टॉपिक आ गया समझ, दूसरा मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं और उधर भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।